हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरियर फ्लाइट। और मैं इंदिरा दास और मैं आज से आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पॉलिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रियम्बल एंड द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ओके, सो प्रियम्बल जो हम स्टार्ट करेंगे, ये प्रियम्बल एक्चुअली में है क्या? ठीक है, हमारा जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो पहला पेज होता है वही है हमारा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल में एक्चुअली में होता क्या है, एक आप अगर समझ लो तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक समरी हमारे उस प्रियम्बल में होता है, इन शॉर्ट। ओके, सो देखते हैं इसमें क्या है। ओके, तो हमारा प्रियम्बल कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status, and of opportunity. अभी यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कि ये जो प्रियम्बल है ये बोल कौन रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है या कौन बोल रहा है? द इंडियन पीपल वो ये डिक्लेयर करे कि ये आज से हमने इस संविधान को चुन लिया है। और उसमें हमने क्या डिक्लेयर किया है कि इंडिया कैसा होगा, इंडिया का नेचर कैसा होगा। तो इंडिया होगा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ये जो पांचों वर्ड्स है, इन पांचों वर्ड्स को हमें एकदम सीरियली याद रखना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन यही से आते हैं कि आपको अरेंज करने के लिए दिया जाता है। आपको ये कुछ भी जम्बल अप करके दे देंगे कि सेक्युलर वर्ड को पहले दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीरियली वर्ड क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एक एक करके इस वर्ड को हम समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस प्रियम्बल से जनरली आते हैं। उसके बाद फिर हमारे सिटीजन्स हमें ये बोलते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इस ये कॉन्स्टिट्यूशन का मेन क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो अपने सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करने वाला है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या प्रोवाइड करेगा, हमें देगा जस्टिस। जस्टिस भी कैसा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। ये चीज भी हमें सेम सीरियली याद रखना है कि जस्टिस तो है, लेकिन जस्टिस के साथ वो तीन वर्ड्स क्या थे, पहला सोशल, उसके बाद इकोनॉमिक और उसके बाद पॉलिटिकल। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, लिबर्टी। लिबर्टी भी कैसा, किस चीज का लिबर्टी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और उसके बाद इक्वेलिटी। इक्वेलिटी भी किस चीज का इक्वेलिटी हमें प्रोवाइड करने वाली, इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। ओके, उसके साथ हमें लिखा गया है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अभी एक एक करके इसको समझेंगे। जो सबसे पहला चीज मैंने बताया वो ये है कि हमें हर एक चीज सीरियली याद रखना है। सबसे पहला हमने ये देखा कि हमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड्स बिल्कुल सीरियली याद रखने हैं। इसके हम मीनिंग्स देखेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद ये तो हो गया हमारा नेचर। नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है जस्टिस। ओके, तो जस्टिस भी कैसा जस्टिस, वो भी सीरियली याद रखना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। उसके बाद लिबर्टी। लिबर्टी किस चीज का है हमें, उस ये भी सेम सीरियली याद रखना है, थॉट। उसके बाद एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और उसके बाद इक्वेलिटी, स्टेटस का, अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, अभी तो हम पहले से शुरू करेंगे, इसी पांच वर्ड से शुरू करेंगे, फिर आखिरी में यहां तक हम आएंगे। ओके, सो हमारा जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है सॉवरेन। अभी सॉवरेन का मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बताया जाए, द एबिलिटी टू टेक डिसीजंस इंडिपेंडेंटली, यानी कि जो अपना डिसीजंस खुद ले सके किसी दूसरे के बाहर वाले की इन्फ्लुएंस के बिना। जैसे कि मान लो आज अगर इंडिया को ओके, सो हमने मान लिया, आज मान लो इंडिया को जैसे 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया था।
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन लाने से पहले किसी की परमिशन ली? चाहे वो यूएन हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएस हो, रशिया हो, क्या इंडियन गवर्नमेंट ने किसी से भी परमिशन लिया? ऑफ कोर्स नॉट। और ये मैटर कैसा है इंडिया का, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है, राइट? सो इस क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया अपनी इंटरनल मैटर्स का डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लेती है, किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं लेती? ऑफ कोर्स यस। ओके, ये हो गया। तो दस वी कैन से दैट यस, इंडिया इज इंटरनली सॉवरेन, यानी कि टेरिटरी के अंदर कुछ भी अगर डिसीजंस लेना हो, कुछ भी बदलाव लाने हैं, उसके लिए हमें कभी भी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ ये, कि मान लो आज हमारा जैसे मान लो इंडिया ने जो गलवान वैली में चाइना के साथ जो हमारा वार हुआ था, कुछ भी हुआ था, क्या उससे भी पहले, क्या रिटेलिएट करने से पहले भी हमने किसी का परमिशन लिया था? किसी भी बाहर के ऑर्गेनाइजेशन हो जाए या कोई भी कंट्री हो जाए, नहीं लिया, राइट? यानी कि क्या हम बोल सकते हैं कि इंडिया अपने एक्सटर्नल डिसीजंस भी इंडिपेंडेंटली लेती है? इंडिपेंडेंटली यानी कि खुद से लेती है, किसी को पूछेगी नहीं। अगर कोई डायरेक्ट भी करेगा तो वो हम पे है कि हम उनकी बात माने या ना माने, बट नो बडी कैन फोर्सफुली, मतलब हमें ये जबरदस्ती ये डिसीजन नहीं दिलवा सकता। सो यस, इंडिया इज सॉवरेन बोथ इंटरनली एंड बोथ एक्सटर्नली। सो अगर शॉर्ट में बोलो तो सॉवरेन मतलब क्या, जो अपना डिसीजन खुद ले सके, ओके, इंडिपेंडेंटली। तो ये था हमारा पहला सॉवरेन का मतलब। सो यस, इंडिया इज सॉवरेन, जो कि हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। ओके okay. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिज्म यानी कि the Indian brand of socialism holds faith in a mixed economy where both public and private sectors coexist side by side. यानी कि इंडियन इकोनॉमी में हर एक चीज सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के पास नहीं होगा, या ऐसी भी नहीं होगा कि सब चीज गवर्नमेंट के पास होगा। यानी कि इंडिया में प्राइवेट कंपनीज अगर एग्जिस्ट करेंगी तो गवर्नमेंट कंपनीज भी एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा, ओके? पब्लिक सेक्टर है तो प्राइवेट सेक्टर भी है, ओके? लेकिन पहले ऐसे भी बहुत सारे सिचुएशंस थे वर्ल्ड में कि ऐसा एक कंट्री था जहाँ पे कम्युनिज्म था, ओके? वो थोड़ा एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म हो जाता है, ठीक है? कम्युनिज्म में एक प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं हो सकता, ओके? प्रॉपर्टी ऐसे ना आप अपने नाम पे जमीन खरीद सकते हो, ना आपका खुद का घर हो सकता है। सब कुछ किसके नाम पे होगा? स्टेट के नाम पे होगा, राइट? वैसा एक सिस्टम हुआ करता था यूएसएसआर में, सोवियत ब्लॉक, जो आपने शायद सुना होगा, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था, ओके? लेकिन इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सोशलिज्म को अपनाया, यानी कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स होंगे प्लस पब्लिक सेक्टर्स भी होंगे, ओके? उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सेक्युलर। सेक्युलर तो आए दिन हम सुनते ही रहते हैं आजकल हर ही जगह। तो सेक्युलर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? ओके, सेक्युलर का मतलब ये होता है, अगर मैं एज अ इंडिविजुअल बोलूँ कि मैं सेक्युलर हूँ, दैट मीन्स दैट आई एम रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली। मेरे आंखों के आगे सब कुछ बराबर है, सारे रिलीजन्स बराबर है। और मैं जब बोलूँ इंडिया इज सेक्युलर, उसका मतलब ये होता है कि इंडिया एज अ नेशन, उसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं होता। क्या इंडिया एक हिंदू राष्ट्र है? डेफिनेटली नॉट। हाँ, मेजोरिटी हिंदूज है, लेकिन क्या हम ऑफिशियली हिंदू राष्ट्र है? नो, वी आर नॉट। क्या हम एक इस्लामिक कंट्री है? नो। इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बट विद दैट इंडियन गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वली सपोर्ट करती है, इक्वली रिस्पेक्ट करती है। इसी का मतलब है कि इंडिया सेक्युलर है। ऐसा अगर कोई भी एग्जांपल आपको आपके दिमाग में आए जो डे टू डे लाइफ में हो, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ओके? ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, लेकिन उसके अलावा कुछ आप एग्जांपल्स जो अपने डे टू डे लाइफ में ये प्रूफ करने के लिए, हाँ इंडिया सेक्युलर है। मैं एक एग्जांपल आपको ये देती हूँ कि इंडिया में हर एक फेस्टिवल जो सेलिब्रेट होता है, हर एक फेस्टिवल के लिए हॉलीडे मिलता है इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। अगर ईद के लिए बंद है तो दुर्गा पूजा के लिए भी बंद है, तो बुद्ध पूर्णिमा के लिए भी बंद है, साथ में क्रिसमस के लिए भी बंद है। ऐसा तो है नहीं कि क्रिसमस में खुला रहता है तो दुर्गा पूजा में बंद रहता है। यानी कि गवर्नमेंट हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रही है। सो यस, इंडिया इज सेक्युलर। ये जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल है। आप भी कुछ अपने तरफ से कुछ एग्जांपल सोचो और जरूर कमेंट करके बताना। उसके बाद
तो ये है, देयर इज नथिंग एज सच स्टेट रिलीजन ऑफ इंडिया, ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। उसके बाद जो फोर्थ वर्ड हमारा है वो है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल, जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुने। ओके, इट मीन्स रूल बाय पीपल। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, वो जाके इलेक्ट होते हैं, लोकसभा में हो या कहीं पे भी हो, तो वही है डेमोक्रेसी, जहां पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद वोट देके चुनते हैं। ओके, जो कि इंडिया में होता है। सो यस, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। उसके बाद रिपब्लिक। क्या इंडिया रिपब्लिक है? डेफिनेटली यस, बट रिपब्लिक होने के लिए दो कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है, और वो दो कंडीशंस है। जो पहला कंडीशन है एक रिपब्लिक होने के लिए, वो है ओके, जो पहला कंडीशन है वो है देयर मस्ट बी अ हेड ऑफ द स्टेट। देयर मस्ट बी अ हेड ऑफ द स्टेट। अभी यहाँ पे एक वर्ड आता है हेड ऑफ द स्टेट, और एक वर्ड आपको आएगा बाद में हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? स्टेट एज इन मैं आसाम, बिहार, वेस्ट बंगाल उसकी बात नहीं कर रही हूँ, स्टेट एज इन इंडिया एज अ नेशन उसकी बात कर रही हूँ। तो अगर हम बोले कि इंडिया का हेड कौन है, हमारे कंट्री का हेड कौन है, डेफिनेटली इट इज द प्रेसिडेंट। और अगर मैं पूछूं कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है, तो वो कौन होगा? अभी जब हम न्यूज में देखते हैं तो कौन देखते हैं? गवर्नमेंट कौन चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं, राइट? सो हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन रिपब्लिक होने के लिए हेड ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे बात किसके लिए हो रहा है? हेड ऑफ द स्टेट। सो पहला हमारा कंडीशन है कि अगर आपको अपनी कंट्री को एक रिपब्लिक कहलवाना है, तो सबसे पहले आपके कंट्री में एक हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, जो कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये हमारा पहला कंडीशन है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है, द हेड ऑफ द स्टेट must be the head of the state must be directly or indirectly elected। ओके, ये दो कंडीशंस फुलफिल होना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने ये कंडीशन पूरा कर दिया और ये नहीं कर पाए तो आप रिपब्लिक बन गए, नहीं, दोनों का पूरा होना जरूरी है। तो पहला हमने देखा कि एक कंट्री में हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, यानी कि प्रेसिडेंट होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा, वो जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे उनका इलेक्शन होना पड़ेगा, और वो इलेक्शन चाहे डायरेक्टली भी हो सकता है या तो इनडायरेक्टली भी हो सकता है। कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा हो, लेकिन कोई तो होना चाहिए। ठीक है, अभी मान लो आज मोदी जी का मन किया, उन्होंने किसी एक इंसान को डायरेक्टली प्रेसिडेंट के पोस्ट में बैठा दिया, तो क्या तब हम बोल सकते हैं कि इंडिया रिपब्लिक है? नो, वी कैन नॉट से। क्योंकि क्योंकि उन्होंने जो उस इंसान को प्रेसिडेंट के पोस्ट में बैठाया, उसके लिए उनका इलेक्शन नहीं किया गया था। इट वाज मोर लाइक अ नॉमिनेशन। तो अगर कोई भी इंसान नॉमिनेट करके किसी को प्रेसिडेंट बना दे, तो वो कंट्री रिपब्लिक नहीं कहलाएगा। उस प्रेसिडेंट के लिए प्रॉपर इलेक्शन होना कंपलसरी है, चाहे वो आप डायरेक्टली करो या चाहे वो आप इनडायरेक्टली करो। ओके, सो अभी डायरेक्टली करने वाला ऐसा कौन सा कंट्री है? तुम लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना, ठीक है? और इनडायरेक्टली करने वाला तो है ही अपना इंडिया। क्या हम द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में हमने खुद वोट दिया था? नो, राइट? लोकसभा राज्यसभा के लोगों ने दिया था, इनडायरेक्टली है, क्योंकि हमने उनको इलेक्ट किया, उन लोगों ने प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, उन लोगों ने प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। और मुझे तुम लोग कमेंट बॉक्स में ऐसे कंट्री का नाम बताओ जहां पे डायरेक्ट इलेक्शंस होता है, यानी कि लोग डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए ही वोट करते हैं, बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई खेल नहीं है। ओके, तो ये है हमारा रिपब्लिक। सो उस हिसाब से इंडिया का एक हेड है, यानी कि इंडिया में प्रेसिडेंट है। यस, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। सेकंड क्राइटेरिया क्या था? कि हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टली करो कि इनडायरेक्टली, डजंट मैटर। हाँ, इंडिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और हमारे यहाँ पे इनडायरेक्टली होता है। सो यस, सेकंड क्राइटेरिया भी पूरा हुआ, तो इसी के साथ यस, इंडिया इज अ रिपब्लिक। ओके,
ओके, सो हमने जो ये 5 वर्ड्स देखे थे, ओके, सो हमने ये जो 5 वर्ड्स देखे थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये हमने अभी कंप्लीट किया। मैं फिर से एक बार समराइज करती हूँ आपके लिए। सॉवरेन मतलब क्या था? जो अपनी डिसीजंस को इंडिपेंडेंटली ले, किसी के इन्फ्लुएंस में ना ले। जैसे कि इंडिया ने डिमोनेटाइजेशन हो या गलवान वैली का हो या कुछ भी मतलब डिसीजन हो, वो कभी किसी से पूछता नहीं है, वो अपने मन से करेगा। बट हाँ, ऐसा कभी हो सकता है सिचुएशंस जब इंडिया को कोई कंट्री बोले कि आप ऐसा मत करिए, आप ऐसा करिए, बट दे कैन नॉट फोर्स अस। इट इज अपॉन द गवर्नमेंट कि क्या वो उनकी बात माने या ना माने। ओके, उसके बाद सेकेंड वर्ड हमने क्या देखा था? सोशलिस्ट। और सोशलिस्ट का मतलब मैंने बताया कि ऐसा एक इकोनॉमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करता हो, उसी के साथ पब्लिक सेक्टर भी एग्जिस्ट करता हो। ऑलराइट, उसके साथ नेक्स्ट नेक्स्ट वो था हमारा सेक्युलर। सेक्युलर से मैंने ये बोला कि इंडिया एज अ नेशन सेक्युलर है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। इंडिया सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगी और रिस्पेक्ट करेगी। और उसका एग्जाम्पल हमने देखा कि जब फेस्टिवल्स के हॉलीडेज होते हैं, उसमें कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए ही सिर्फ बंद नहीं होता। हर एक रिलीजन के फेस्टिवल्स को इक्वली माना जाता है और उनके लिए बंद दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, वो है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से हमने ये देखा कि इसका मतलब क्या है? रूल ऑफ द पीपल, जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन पाए। ओके, और हमारा लास्ट वर्ड था रिपब्लिक। और मैंने बोला कि रिपब्लिक होने के लिए 2 कंडीशंस का फुलफिलमेंट होना बहुत जरूरी है। पहला था देयर मस्ट बी अ हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का एक हेड होना चाहिए, जो कि होता है जनरली प्रेसिडेंट। हमारे इंडिया में है, डेफिनेटली यस। और सेकंड क्राइटेरिया ये था कि उस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना जरूरी है। अगर आप किसी को भी नॉमिनेट करके प्रेसिडेंट बना दो, तो वो रिपब्लिक नहीं होगा, इलेक्शन ही होना पड़ेगा। चाहे आप वो डायरेक्टली इलेक्ट करो या इनडायरेक्टली इलेक्ट करो। और इनडायरेक्टली इलेक्ट करने वाला कंट्री क्या था? हमारा इंडिया। और डायरेक्टली जो है, आप लोग को मैंने बोला था, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जस्टिस। जस्टिस भी कैसा टाइप का? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब किसी के बीच में भेदभाव ना करना, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा पूरे कंट्री में। ये है सोशल जस्टिस इन सिंपल लैंग्वेज। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब पैसे के बेसिस पे, आपके इनकम के बेसिस पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे वो अंबानी हो जो बहुत पैसा कमाते हो, या कोई किसान हो जो बहुत कम वेजेस अर्न करते हो, किसी के बीच में भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इनकम। उसके बाद पॉलिटिकल पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। जैसा कि एक है हमारा राइट टू वोट, सभी को राइट टू वोट मिलेगा जो कि अबव द एज ऑफ 18 है। और एक पॉलिटिकल राइट हमारा ये है कि एवरीवन हैज द राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लिबर्टी। लिबर्टी हमें किस किस चीज का है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, सोचने का लिबर्टी है, बोलने का लिबर्टी है, पूजा करने का लिबर्टी है, किसी को भी भगवान को मानो, किसी भी भगवान की पूजा करो, आपको इन सभी चीज का लिबर्टी है। मेन थिंग प्रियम्बल में जस्ट यही होता है कि हमें एग्जैक्टली किस वर्ड के बाद कौन आता है, हमें वो याद रखना होता है। उसके बाद हमने देखा इक्वेलिटी। इक्वेलिटी भी 2 तरह का होता है, एक होता है स्टेटस का और एक होता है अपॉर्चुनिटी का। यानी कि स्टेटस वाइज सबको इक्वल दर्जा दिया जाएगा, प्लस सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटीज चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या कुछ भी हो। उसके बाद लास्ट हमने देखा था कि फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब मैंने बोला था कि भाईचारा, यानी कि ब्रदरहुड। और इसमें हमें क्या बोला गया है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। आपको मेनली ये 2 वर्ड्स याद रखने हैं। एक बार एक क्वेश्चन आया था ऑलरेडी कि डिग्निटी ऑफ द, उन लोगों ने इस वर्ड की जगह में नेशन वर्ड दे दिया था। सो याद रखना, डिग्निटी नेशन क्या बोला गया है? नहीं, इंडिविजुअल के डिग्निटी के बारे में ही बोला गया है। और नेशन के लिए कौन से 2 वर्ड्स यूज किए गए हैं? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ओके, सो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद लास्ट जो है हमारा, इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली दिस in our constituent assembly this 26th day of November 1949,
डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट हमने किस तारीख को क्या किया था, वही डेट हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, जो कि है 26 नवंबर 1949। ये हो गया। ओके अभी तुम लोगों का थर्ड क्वेश्चन आज के लिए होगा, जो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब फोर्स में आया, यानी कि किस तारीख से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने लगा। ओके सो हमने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को देख लिए जो कि वर्ड्स थे। अभी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखते हैं। पहला जो इंफॉर्मेशन ये है कि जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द थ्री वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, sorry, the three words socialist, secular and integrity were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। यानी कि हमारे प्रियम्बल में जो वो 5 पहले वर्ड्स थे क्या क्या थे, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये 5 वर्ड्स जो थे, उस 5 वर्ड्स में से हमने क्या देखा कि सोशलिस्ट और सेक्युलर, ये 2 वर्ड्स कब ऐड किए गए थे, 1976 में ऐड किए गए थे। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किए गए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से किया गया था ये। ऑलराइट सो अभी मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए कि 1950 में, मान लो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, 1950 में इंडिया का नेचर कैसा था। हमने क्या बोला था प्रियम्बल में कि इंडिया का नेचर क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। फिर हमने देखा कि 76 में 2 वर्ड्स ऐड हुए थे, वो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि तो 1950 में इंडिया का नेचर क्या था। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते तुम्हें खुद से ये सोचना पड़ेगा, अगर ये 2 वर्ड 76 में आए तो डेफिनेटली 76 के पहले आप मुझे कुछ भी साल दो, उस टाइम पे ये 2 वर्ड्स थे ही नहीं, तो नेचर क्या होगा, जो भी साल आ जाए 76 से पहले। तो याद रखना कि इंडिया का नेचर क्या था, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, बस ये 3 वर्ड्स ही थे। कब तक, 1976 तक, क्योंकि 76 में ही 2 नए वर्ड्स जुड़े, जो है सोशलिस्ट और सेक्युलर। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, स्पेशली एडीआरई वाले, वो बेसिकली याद रखना, कोई भी साल दे दे, चाहे आपको मान लो 1975 ही क्यों ना दे दे, आपको याद रहना चाहिए कि 76 में ही 2 वर्ड्स आए थे, तो उससे पहले क्या बच गए हमारे पास, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ओके तो 76 के बाद कोई भी डेट दे, ये पांचों लिखो, और उसके पहले का कोई भी डेट दे, बस 3 वर्ड्स ही लिखो। ऑलराइट उसके बाद और एक नेक्स्ट चीज जो हमें याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा, 42nd, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट एक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको इवन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू इतने सारे चेंजेस लाए गए थे कि एक मोटा सा बुक बन गया था, काइंड ऑफ अ छोटा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया गया है। ऑलराइट उसके साथ हमने और एक वर्ड हमने देखा, हमने सोशलिस्ट तो देख लिया, सेक्युलर भी देख लिया, लेकिन और एक वर्ड कौन सा जुड़ा था 1976 में, इंटीग्रिटी। और ये इंटीग्रिटी वर्ड हमें कहाँ पे मिला था, कौन से ऑब्जेक्टिव में, अगर याद हो हमें फ्रेटर्निटी में मिला था ये वर्ड। फ्रेटर्निटी में 2 चीज बोले गए थे, एक था डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और एक था यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि अगर आपको पूछा जाए कि 1950 में फ्रेटर्निटी का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, तो आपको क्या बोलना होगा, पहला बोलना होगा कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। यू कैन नॉट यूज द वर्ड इंटीग्रिटी बिकॉज इट वाज एडेड ओनली इन द ईयर 1976। सो कभी भी इसके पहले का अगर कुछ भी डेट आए तो याद रखना 3 वर्ड्स नहीं थे, उन 3 वर्ड्स को हटा के बैक की जो लाइन बनता है आपको वो याद रखना है। ओके ओके तो हमने प्रियम्बल हमारा कर लिया, प्रियम्बल इतना ही सिंपल था, छोटा ही था। तो अभी देखेंगे प्रियम्बल से कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तुम लोग ट्राई करो इसको बताने का, इसका आंसर। ओके मैं इसको समझा दूंगी डेफिनेटली, बट डू ट्राई टू गिव द आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रियम्बल। ओके सेक्युलर वर्ड पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में
प्रियम्बल में ही यूज होता है। यस, डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स भी हमें राइट टू रिलीजन का हमें राइट्स देता है, बट सेक्युलर वर्ड डायरेक्टली यूज कहाँ पे हुआ है? प्रियम्बल में ही हुआ है, तो इसका आंसर होगा प्रियम्बल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट्स अमेंडेड द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये जस्ट हमने अभी पढ़ा था, इसका आंसर भी तुम लोग कमेंट बॉक्स पे दो मेरे आंसर बताने से पहले। ओके, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डेफिनेटली 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कौन से साल में आया था? ये आया था 1976 में। ओके, और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने तुम लोगों को दिया था कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट को और एक दूसरा नाम क्या है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। और क्यों रखा गया था? क्योंकि उसमें इतने सारे चेंजेस लाए गए थे कि वो छोटा सा एक बुक बन गया था। ओके, सो इसीलिए उसको बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, okay, next question है, the Supreme Court held that the preamble is not a part of the constitution in which of the following cases? ये हमने किया नहीं है, इसलिए इसका आंसर तुम लोग खुद जाके रिसर्च करो, पढ़ो इसके बारे में और इसका आंसर जरूर देना। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. The preamble of the Indian Constitution, originally adopted on 26 November 1949, did not include the terms. So question ये है कि 26 नवंबर 1949 को जब preamble को adopt किया गया था, जब preamble को adopt किया गया था, उस वक्त कौन से words वहां पे नहीं थे? हमने just पढ़ा कि 42nd Constitutional Amendment Act से 3 words include हुए थे। तो खुद सोचो वो 3 वर्ड्स क्या थे। ओके, सो इसका जवाब देखते हैं। ओके, सो कौन से वर्ड्स नहीं थे? सोशलिस्ट वर्ड था या नहीं था? तो देखते हैं। रिपब्लिक था, यस रिपब्लिक था। अगर डी है, यानी कि हमें क्या पूछा? डिड नॉट। कभी भी क्वेश्चन में अगर नॉट या डिड नॉट आए तो उसको हमेशा उसी टाइम पे सर्कल कर लो ताकि दिमाग में बैठ जाए, नहीं तो हम जनरली हम उस वर्ड को अनदेखा कर देते हैं और उसी के लिए हमारा मार्क्स चला जाता है। सो याद रखना, हमें डिड नॉट पूछा है कि कौन सा वर्ड उस तारीख को नहीं था। रिपब्लिक तो था, यानी कि डी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। ओके, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, तुम लोग याद रखना। 1 मतलब ए, ये बी, ये है सी, ये ए, बी, ये है डी, ठीक है, और ये है तुम्हारा बी सी डी, और ये है सी और डी। तो हमने बोला कि रिपब्लिक वर्ड तो था, यानी कि रिपब्लिक वर्ड हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए। तो डी जिस भी आंसर में है उस आंसर को हम लोग डायरेक्ट कट डाउन कर देंगे। और अगर तुम देखो तो डी इसमें है, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। डी इवन इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता। डी इसमें भी है, ये भी नहीं हो सकता। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया और वो है ए, यानी कि ये तीनों वर्ड्स थे, लेकिन रिपब्लिक, सॉरी, ये तीनों वर्ड्स नहीं थे, रिपब्लिक वर्ड पहले से ही था। तो ट्राई करो कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सको। आज अगर तुमको मान लो ये तीनों नहीं पता था, लेकिन अगर एक भी पता होता तो फिर भी तुम इसका आंसर निकाल सकते थे। उसके बाद the idea of preamble has been borrowed in the constitution from which of the following countries? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है यूएसए। ठीक है, हमने प्रीएम्बल का जो कॉन्सेप्ट है हमने वो कहाँ से लिया है? हमने यूएसए से वो कॉन्सेप्ट बोरो किया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द फॉलोइंग फॉर इट्स सिटीजन्स। ठीक है, अभी ये चीज हमें सीरियली अरेंज करना है। ओके, तो तुम लोग देखो, सोचो इसका आंसर क्या होना चाहिए। हमने जब जस्टिस पढ़ा था, हमने 3 तरह के जस्टिस पढ़े थे। क्या उस जस्टिस में रिलीजियस वर्ड यूज हुआ था? अगर तुम्हें याद हो, जस्टिस किस किस तरह के थे? सोशल थे, इकोनॉमिक थे और पॉलिटिकल थे। ओके, सो रिलीजियस वर्ड उसमें नहीं था, यानी कि ये आंसर नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या वर्ड है हमारा?
रेशियल, सॉरी ये रेशियल होगा, सोशल है, सॉरी, ओके, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल जस्टिस, क्या कल्चरल वर्ड उसमें था? नो, कल्चरल वर्ड नहीं था। उसके बाद सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, हाँ ये है, लेकिन फिर भी तुम्हें डबल चेक करना चाहिए एग्जाम में, एंड तुम्हें एक बार डी को भी एक बार पढ़ लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज तुम्हें अपना आंसर मिल जाए उसी मतलब तभी इसको आंसर टिक मत कर देना। हमेशा ट्राई करो, हर एक ऑप्शन को पढ़ो, ठीक है। कभी कभी कंफ्यूजन में हमें लगता है कि शायद ये करेक्ट हो जाए, लेकिन जनरली कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती है, तो हमेशा थोड़ा केयरफुल रहो और चारों के चारों ऑप्शंस को पढ़ो। अभी डी एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लेकिन हमने पढ़ा था कि 3 तरह के थे, तो 2 तो थे नहीं, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है सी, सोशल था, इकोनॉमिक था और पॉलिटिकल जस्टिस था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट यूज्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन? इसका आंसर क्या होना चाहिए? पहले के जो हमने देखे थे 5 ऑब्जेक्टिव्स, उसमें क्या क्या थे? सॉवरिन, सॉवरिन वर्ड तो इसमें है नहीं तो उसको छोड़ो, सॉवरिन था। उसके बाद सेकंड वर्ड था सोशलिस्ट, यानी कि सोशलिस्ट। फिर से एक चीज यहाँ पे नॉट पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लिया हमने, पहले चीज। फिर अभी देखो, सॉवरिन वर्ड तो था, सोशलिस्ट वर्ड था, लेकिन हमें भी यहाँ पे पूछा है कि कौन सा नहीं था, तो ये तो था, तो ये आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद सेकंड थर्ड वर्ड क्या था? सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यहाँ पे है नहीं। उसके बाद डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक वर्ड यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक वर्ड तो था, लेकिन यहाँ पे फिर से नहीं पूछा कि नहीं था, यही पूछा है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा था इंटीग्रिटी वर्ड कहाँ पे यूज हुआ था? जब हमने फ्रेटर्निटी वर्ड यूज किया था, वहां पे था डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि इंटीग्रिटी वर्ड तो था, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो लास्ट बचा क्या? फेडरल। ये फेडरल वर्ड हमारे प्रियम्बल में यूज नहीं हुआ है, तो हमारा आंसर भी होगा फेडरल। तो हमेशा क्वेश्चन देखना क्या हमें नॉट पूछा है कि नहीं, यानी पूछा है उसी वक्त उसको सर्कल कर देना, ताकि सेफ साइड में रहो। ओके, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टीज इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हमने देखा था कि हमें 5 तरह के लिबर्टी दी गए थे, तो इनमें से कौन सा लिबर्टी, यहाँ पे जो भी मेंशन है इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? फिर से हमें नॉट पूछा गया। ओके, सो हमें फिर से सबसे पहला काम करना है कि नॉट को अंडरलाइन करना है, ताकि हम सेफ साइड में रहे, गड़बड़ ना हो। तो भी देखते हैं, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ थॉट तो था, यस, लिबर्टी ऑफ थॉट था, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन था, लिबर्टी ऑफ बिलीफ भी था, लिबर्टी ऑफ फेथ था, लिबर्टी ऑफ वर्शिप था, लेकिन लिबर्टी ऑफ प्रोफेस कहीं पे भी नहीं था। तो हमारा आंसर होगा डी, क्योंकि ये वर्ड प्रियम्बल का पार्ट नहीं था। ओके, सो प्रियम्बल में जनरली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। सो मेन चीज यही करना है कि हमें हर एक वर्ड सीरियली याद रखना है, और ये याद रखना है कि स्टेटस के साथ कौन से 2 वर्ड्स थे, जस्टिस के साथ वो कौन से 3 वर्ड्स थे, सब कुछ सीरियली याद करना है। ओके, एज कॉलम वाइज भी, रो वाइज भी, सब कुछ मिला के सीरियली याद करना है। और यही था हमारा प्रियम्बल का चैप्टर। ओके, अगर तुम लोगों को अच्छा लगे ये क्लास, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ओके, एंड जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। थैंक यू।